अकाउंटेंसी डिफिकल्ट नहीं है, पर वीक फाउंडेशन के साथ ये आपको तोड़ ज़रूर सकता है। एक बार कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ ना, फिर हर चैप्टर में डाउट ही डाउट आएंगे। और फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार कॉमर्स नहीं लेने चाहिए था। और इसलिए आज का लेक्चर ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। क्योंकि आज मैं आपका वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करूँगा जो कि टीचर पहले से अज्यूम करके रखते हैं कि आपको ऑलरेडी आते हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हुसैन पलासिया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटेंसी है क्या। तो अकाउंटेंसी बेसिकली एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है या फिर आप बोल सकते हो कि एक नॉलेज है। ठीक है, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट, एक नॉलेज है। और अकाउंटेंसी में हम बेसिकली बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं कि बिजनेस के हिसाब किताब कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंसी एक वर्ड है और उसके पैरेलली एक वर्ड है जो कि है अकाउंटिंग। आपको लगता होगा कि ये सेम सेम ही तो है, नहीं, ये सेम नहीं है। अकाउंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है ये एक प्रोसेस है ऑफ बुक कीपिंग। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये सब क्या चल रहा है, ये क्यों नहीं समझ आ रहा। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, एक नॉलेज है, और उसमें एक और वर्ड है जो कि अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस है बुक कीपिंग करने का। अब बुक कीपिंग क्या है, तो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अभी आपका बिजनेस है, ठीक है, मान लो कि ये मैं एक बिज़नेस बना रहा हूँ। ये इस बिज़नेस का नाम रख लो, जैसे कि ये चाय का बिज़नेस है, ठीक है। तो डैश चाय वाला, अब आपको जो लगाना वो आप लगा दो। तो ये बिज़नेस है, तो आपको आप बिज़नेस रन कर रहे हो। अब आपको ये भी इच्छा होगी पता चल लगाने की कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपकी इनकम कितनी है, आपका लॉस कितना है। इनकम, आपका प्रॉफिट, आपके एक्सपेंस। तो ये सब आप कैसे पता लगा पाओगे? आप ये सब पता लगा पाओगे एवरी डे के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके। हर दिन आपके साथ जो भी हो रहा है ना, वो आप जब रिकॉर्ड करोगे तभी आप एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द ईयर, या जब भी आपको पता लगाना है, आप पता लगा पाओगे कि आपके इनकम कितने हैं, लॉस कितने हैं, प्रॉफिट कितने हैं। तो यही हिसाब किताब को रखना, इसे हिसाब किताब ही तो कहते हैं। ये हिसाब किताब रखने को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं, समझे? तो अकाउंटिंग जो कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस किस चीज़ का है? बुक कीपिंग करने का। और बुक कीपिंग क्या है? हिसाब किताब रखना बेसिकली। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में हम ये सीखते हैं कि हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। और अकाउंटिंग कौन करता है? एक बेसिक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है, जो कि आप हो। यस, आप अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ के अकाउंटेंट बनोगे, ताकि आप अकाउंटिंग कर सको और बिजनेस को प्रॉफिट लॉस और बाकी सब चीज़ बता पाओ, समझे? तो एक और बार मैं ब्रीफ में समझाता हूँ। अकाउंटेंसी जो कि एक सब्जेक्ट है, और अकाउंटिंग जो कि एक प्रोसेस है, जो आप तभी कर पाओगे जब आप अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है, और अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ के आप एक अकाउंटेंट बनोगे। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए आप स्टार्ट कर रहे हो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से पहले। तो उसमें सबसे पहला टर्म है एंटिटी। एंटिटी का बेसिक मतलब है कि, जो मैं पेन पर कलर चेंज कर लूँ। अब मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये एक बिजनेस है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इंसान, इसको तो हम पर्सन कहते हैं। ये बिजनेस को हम डिनोट करते हैं एज एन एंटिटी, समझे? हम बिजनेस को एंटिटी कहते हैं। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल जिसकी एग्जिस्टेंट होती है, उसे हम एंटिटी कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। और हाँ, मैं आपके लिए थियोरी भी लेके आया हूँ जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आपकी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है और वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ नहीं जाते और उन्हें वही डेफिनेशन चाहिए, तो मैं सब डेफिनेशन लाया हूँ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सेकेंड बेसिक टर्म है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसे मैं समझाता हूँ।
कि ट्रांजैक्शन का बेसिक मतलब है लेन देन। ठीक है, अब मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आई थिंक यही हुआ लेन देन की स्पेलिंग। तो ट्रांजैक्शन का बेसिक मतलब है लेन देन। लेन देन कैसे, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये एक सेलर है, ठीक है, सेलर, और फिर ये एक बायर है, मान लो, ठीक है। तो सेलर ने बायर को सामान बेचा, ठीक है, गुड्स या फिर सर्विस सेल की। रिटर्न में बायर ने सेलर को मनी, पैसे दिए, ठीक है। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। कैसे, क्योंकि इसमें लेन देन हो रहा है। सेलर जो है वो बायर को कुछ सामान दे रहा है, कुछ गुड्स दे रहा है या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और रिटर्न में बायर सेलर को पैसे दे रहा है। तो इसमें लेन देन हुआ, समझे आप। जब भी कोई एक्सचेंज होता है ना दो पर्सन्स के बीच में या दो से ज़्यादा पर लोग के बीच में, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं हम। आप देखते होंगे कि कितनी बार ऑफिस में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे कि आपने कुछ बिल भरा, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की और अब आप उसका बिल भरोगे, तो एक ट्रांजैक्शन है। अगर एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है, आप यूँ समझो कि आप बिजनेस हो, ठीक है, आपके पास एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, और आप एंड ऑफ द मंथ उसे सैलरी दोगे, है कि नहीं, ये भी ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजैक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और इसे भी समझते हैं। तो ट्रांजैक्शन के दो भाग हैं, एक है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब आपके बिल्डिंग के नीचे वो होंगे ग्रोसरी वाले भैया, तो आप जाते हो उनके पास और आप कहते हो कि भैया आप जाते हो, आप ब्रेड लेने जाते हो उसके पास, तो आप ब्रेड लेते हो और आप रिटर्न में उन्हें पैसे देते हो। तो ये भी तो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आप सेलर, आप सामान ले रहे हो और आप कुछ दे भी रहे हो, लेन देन हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन है। तो इसमें आप सेलर से परचेज कर रहे हो गुड, मतलब ब्रेड परचेज कर रहे हो, ये बायर है, आप हो मतलब, और आप रिटर्न में उन्हें पैसे दे रहे हो, ठीक है। आप ब्रेड लिया, आपने पैसे दिए। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, कि यही एग्जांपल इमेजिन करो, आप जा रहे हो भैया के पास। अब भैया आपकी बिल्डिंग के नीचे रहते हैं और आप कितने टाइम से उनको जानते हो, तो आपने उसे उन्हें बोला कि भैया मुझे अभी आप ब्रेड दे दो, वो बाद में मम्मी नीचे आएंगी तो वो पैसे आपको बाद में दे देगी, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप पैसे दे देगी। अब भैया आपको अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि रोज़ का कस्टमर है, दे ही देते हो, एक ब्रेड में क्या है। तो आप समझे, आपने सेलर से गुड्स तो परचेज किए, लेकिन आपने सेलर को पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं हुआ। आपने उन्हें एक प्रॉमिस किया कि आपने उन्हें बताया कि मैं बाद में दूंगा। अब इस केस में ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, आप समझे। क्रेडिट क्यों, क्योंकि क्रेडिट का मतलब ही होता है उधार, उधार का ट्रांजैक्शन। तो इसमें आप उधार, भैया पे उधार है आपका, क्योंकि आपको उनके पैसे लौटाना है, समझे आप। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आपका रिलेशन जो है ना भैया के साथ, वो खत्म नहीं होता। क्यों, क्योंकि अभी भी आपको पैसे लौटाने हैं। जबकि कैश ट्रांजैक्शन में आपने ब्रेड लिया, आपने पैसे दिए, खत्म। अब आपको ना ही भैया से कुछ लेना है, ना ही भैया को आपसे कुछ कुछ देना है, समझे आप। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लेन देन अभी भी बाकी रहता है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन जो रिलेशन है ना वो बाकी है। क्यों, क्योंकि आपको अभी भी पैसे उनको लौटाने हैं, समझे आप, सिंपल। अब जो बेसिक टर्म्स के अपार्ट एक कॉन्सेप्ट है जो कि है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप ट्रांजैक्शन, बिजनेस में आप अकाउंटेंट हो, ठीक है। अकाउंटेंट सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को नोट करता है और फिर वो रिकॉर्ड करता है ताकि वो बता पाए एक्सपेंस कितना है, प्रॉफिट कितना है कि नहीं। तो जब वो रिकॉर्ड करता है तो उसे क्या क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या उसे एम्प्लॉय की बहादुरी रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्या उसे एम्प्लॉय की ऑनेस्टी रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्या उसे ये रिकॉर्ड करना चाहिए कि बिजनेसमैन कितना अच्छा ट्रीट कर रहा है एम्प्लॉय को। ये भी तो एक ट्रांजेक्शन है, वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो आप उससे अच्छा बिहेव कर रहे हो, ये भी एक ट्रांजेक्शन है, लेन देन हो रहा है इसमें भी। क्या ये सब रिकॉर्ड करना है, नहीं। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जो कि
मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती है, समझे। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आपकी बुक कीपिंग में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। बुक कीपिंग क्या है? ऑफ कोर्स बुक कीपिंग वो है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है। तो बुक कीपिंग और फिर वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जो कि मनी के मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती है। उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे कि एम्प्लॉय की ऑनेस्टी मैंने आपको बताया। और कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी मनी के टर्म में? जैसे कि आप बिल पे कर रहे हो, या फिर आप कोई रेंट भर रहे हो, या फिर आप एक्सपेंस है आपका वो, या फिर आप कुछ परचेज कर रहे हो। ये सब वो एक्सपेंस है, ये सब वो ट्रांजैक्शन है जो कि रिकॉर्ड होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, समझे आप। और अगेन मैं इसकी थियोरी लाया हूँ, आप इसे पढ़ सकते हो और आप इसे याद भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि वैसे भी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब दूसरा टर्म है एसेट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टर्म है जो कि आप आगे कहाँ भी जाओ आपको ये सुनने को मिलेगा ही। और अगर आज ही आपको क्लियर नहीं हुआ ना, तो हर बार आपको ये डाउट आता ही रहेगा कि एसेट क्या है। और एसेट अगर एक लेफ्ट है तो इसका राइट भी है जो कि लाइबिलिटी, उसे भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एसेट को समझते हैं। एसेट ऐसे समझो कि एक रिसोर्स है। एसेट एक रिसोर्स है, ठीक है। और एसिड को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए तीन चीज़ देखते हैं, तीन चीज कि उसे ओन कौन करता है, उसे कंट्रोल कौन करता है, और क्या वो फ्यूचर बेनिफिट्स देगा, समझे आप। अब जैसे कि ये माउस है, ठीक है। तो ये माउस को मैं ओन करता हूँ, मेरे कंट्रोल में है, और मैं से आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो अब फ्यूचर बेनिफिट हो रहा है, आप समझे। अब जैसे कि बिजनेस के लिए एक फ़ोन होता है। अगर आप टेलीकॉम बिजनेस करते हो तो आपका एक फ़ोन है, ठीक है। तो आप फ़ोन को ऑन करते हो, आपके कंट्रोल में है। आप फ़ोन कभी भी लगा सकते हो, आप कभी भी अपने पॉकेट में रख सकते हो, टेबल पे रख सकते हो, जैसे आपको करना है। और उससे आपको एक फ्यूचर बेनिफिट हो रहा है। आप कॉल लगाओगे, लोग आपका सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, तो आपको बेनिफिट होगा, समझे। उसे एसेट कहते हैं। तो एसेट सिंपली क्या है? एक रिसोर्स है जिसे आप ओन करते हो, आपके कंट्रोल में है, और वो आपको फ्यूचर बेनिफिट देगा, ठीक है। अब एसिड्स के भी तीन टाइप होते हैं जो कि आप मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहला टाइप है नॉन करंट एसिड। इसे हम फिक्स्ड एसिड भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा टाइप है करंट एसिड्स, और तीसरा है फिक्टिशियस एसिड। तो नॉन करंट एसिड क्या है? कि कोई भी चीज़, कोई भी एसेट, एसेट का मतलब तो आपको पता ही है। कोई भी एसेट जो आप खरीद रहे हो विद अ माइंडसेट ऑफ यूजिंग इट फॉर मोर देन 1 ईयर। मतलब कि आप वो चीज़ खरीद रहे हो और उसे आप पहले से सोच लिया है कि उसे 1 साल से ज़्यादा तो मैं यूज़ करूँगा ही, या फिर वो यूज़ होगा ही। उसकी वैल्यू है कि 1 साल से ऊपर वो यूज़ हो। जैसे कि आपने एसी खरीदा, या फिर आपने कोई फर्नीचर खरीदा। अब आप फर्नीचर ये सोच के तो नहीं खरीदते ना कि अभी खरीदा है 3 महीने में बेच देंगे। ये रैशनल माइंडसेट नहीं होता, ये कॉमन माइंडसेट नहीं होता। कार खरीदा, बहुत सारे एग्जांपल इसके हैं, फोन। और याद रहे नॉन करंट एसेट मोर देन 1 ईयर। अब अगर नॉन करंट एसेट मोर देन 1 ईयर है, तो करंट एसेट क्या होगा? यस, विद इन अ ईयर। ऐसे एसेट्स जो विद इन अ ईयर कंज्यूम हो जाते हैं या फिर डिप्लीट हो जाते हैं, मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर ही वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो उन्हें करंट एसेट कहते हैं। जैसे कि इसमें स्टॉक आ गया। स्टॉक मतलब कि जो आप सामान परचेज करते हो। अब आप सामान परचेज ये सोच के तो नहीं करते कि अपने पास ही रखेंगे, अरे हाँ हाँ संतुष्टि मिल रही है, ऐसे नहीं होता। आप सामान खरीदते हो क्यों? ताकि आप उसे फिर से बेच सको। इसलिए वो करंट एसेट है, क्योंकि वो विद इन अ ईयर ही ख़त्म हो जाता है। मतलब आपके पास आता है और फिर से आपके पास से चला जाता है, समझिए आप। उसके अलावा कैश को हम करंट एसेट बोलते हैं,
क्योंकि कैश ऐसी चीज़ है जो कि फ्लो होती रहती है, आपके पास कभी आता है तो आप कभी पे करते हो, ऐसे कि आपने कुछ बेचा तो आपके पास पैसे आया, और फिर आपको पता चला कि ड्यू डेट है आपकी, तो बिल भरना है, आपको रेंट भरना है या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, तो फिर से आप पैसे देते हो, तो वो आता जाता है, इसलिए वो एक करंट एसेट है, समझे। उसके अलावा फिक्टिशियस एसेट होता है, इससे आप ऐसे इतना समझ सकते हो कि ये इमेजिनरी एसेट है, और इससे ज़्यादा डिटेल में अगर मैं गया तो आपको ना ही समझ आएगा। और ऐसा नहीं कि मैं ये अभी स्किप कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे आपको जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे मैं आपको समझाता जाऊँगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर एसेट लेफ्ट है तो लाइबिलिटीज़ राइट है। अब आगे लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ को बेसिकली समझो उधार। लाइबिलिटी एक उधार है, एक ऑब्लिगेशन है, उधार या फिर ऑब्लिगेशन। किस चीज़ का ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन टू रीपे और टू प्रोवाइड अ सर्विस लेटर ऑन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने, अब मैं आपको वो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने ग्रोसरी वाले भैया से ब्रेड ली, ठीक है, और क्या बोला कि भैया मैं आपको बाद में पेमेंट करूँगा, है कि नहीं। तो अब वो आप अब जब घर जाओगे आप सोओगे, आपको ऐसे आपको सपने में आएंगे भैया कि अरे यार मुझे भैया के पैसे लौटाने। क्यों? क्योंकि आपको एक ऑब्लिगेशन है, आप ओ करते हो भैया को कि आप उसे पैसे दो, तो ये आपकी एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उधारी है। अब सिंपल वर्ड उधारी तो आप समझते होंगे क्या है, उसे ही लाइबिलिटी कहते हैं। तो लाइबिलिटी आप जैसे पढ़ सकते हो, इट्स ऑब्लिगेशन और दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। आप समझे कि आपको वो कभी ना कभी तो पे करना ही होगा, एट सम टाइम एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। ईजी है, लाइबिलिटी क्लियर है। अब लाइबिलिटीज़ के भी तीन टाइप होते हैं जैसे एसेट के। अब एसेट अगर लेफ्ट है और उसके तीन टाइप है, तो लाइबिलिटीज़ कैसे छूट सकता है, तो उसके भी तीन टाइप है। तो अच्छा समझते हैं उसके क्या टाइप है। तो लाइबिलिटीज़ तीन टाइप है। जैसे वहाँ पे नॉन करंट लाइब एसेट था, यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी है, फिर यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी के भी तीन टाइप्स हैं, और सिमिलर जैसे एसेट का था वैसे ही लाइबिलिटी का भी है। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है, वो ऑब्लिगेशन है जो कि आपको एक साल के बाद पे करना है, रीपे करना है, समझे आप। तो ये भी मोर देन 1 ईयर वाला सीन है, ठीक है। अब करंट लाइबिलिटीज पे आते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज जैसे कि एसेट का था वैसे ही विद इन अ ईयर आपको इसका रीपेमेंट करना होगा, समझे। अच्छा, और नॉन करंट का एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है बैंक लोन, बैंक लोन ऑफ 3 इयर्स। आपको 3 साल में बैंक लोन पे करना है, तो वो एक एग्जांपल हो सकता है। करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल जैसे आपने भैया से ब्रेड लिया, तो वो एक करंट लाइबिलिटी सॉरी, वो एक करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल है। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जो कि आपको किस्तों में भरनी पड़ती है। इसे आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको ये समझ आएगा नहीं, बहुत टेक्निकल है। वैसे आप अपन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे मैं आपको ये समझाता भी जाऊँगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको बताना है कि आपने गाड़ी परचेज की है ऑफ 20 lakhs बाय टेकिंग अ बैंक लोन ऑफ 10 lakhs। तो इसमें आप ये बताओ कि एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है। अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में लिखो कि आपको क्या लगता है कि एसेट क्या है और कितने रुपए का है। अमाउंट लिखना है आपको, हमेशा अमाउंट लिखा जाता है, और लाइबिलिटीज कितने रुपए की है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि एसेट क्या है। एसेट है आपकी कार, जो कि है 20 lakhs की। और ये कौन सा टाइप है ये आप कमेंट में बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। और लाइबिलिटी जो है वो है आपकी बैंक लोन, बैंक लोन जो कि 10,000 का है। तो ये आपकी एसेट और लाइबिलिटी हो गई,
ठीक है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको अभी कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको आराम से बैठना है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपको इमेजिन करते रहना है, ओपन रहना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ये सब और अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट हिल रहा है तो आप फिर से रिवाइंड करके देखो, लेकिन आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत करना, कोई भी टर्म या कॉन्सेप्ट मिस मत करना, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मेरे बायो में है, ठीक है। अब दूसरा टर्म है कैपिटल, इसको भी मैं आप डायग्राम से समझाता हूँ। अब ये जैसे कि ये बिजनेस है चाय का, वो डैश चाय वाला का बिजनेस है। अब आप वो डैश में आप लगा लो आपको जो लगाना है, और फिर ये वो डैश है, ठीक है। तो जो डैश है इसका नाम रख ही लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, ये मान लो कि ये एच है, मिस्टर एच, ठीक है। या फिर ऐसे काम करता है, ऐसे रखते हैं डी, मिस्टर डी, ठीक है। तो मिस्टर डी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बिजनेस तो ऐसा है कि उसके पास, बिजनेस के पास तो कोई फंड्स होगा नहीं, तो इसलिए डी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करेगा, मतलब कि कुछ पैसे डालेगा ताकि वो फिर दुबई में भी आउटलेट खोल सके, और जहाँ भी उसे देश में खोलने वहाँ पे वो अपना अपना ब्रांड खोल सके, अपनी पूरी रेस्टोरेंट खोल सके, इसलिए वो इन्वेस्ट करता है। तो जो इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करता है ना, अपने खुद के पैसे, कुछ पैसे या फिर कोई भी सामान इन्वेस्ट करता है ना बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। समझे आप? क्लियर? कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द इन्वेस्टेड मनी बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। तो वो पैसा है या फिर वो सामान है जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, समझे, ताकि वो बिजनेस रन कर सके, उसे बेच सके या फिर उसे यूज कर सके, जो भी। तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, ओके। अब दूसरा टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बेसिकली कैपिटल का एक ऑपोजिट टर्म है, ठीक है। इसे हम समझते हैं फिर से वही एग्जांपल के साथ। अब ये मिस्टर डी है, ठीक है, और ये उनकी दुकान है। अब ये रेस्टोरेंट बन गई है, ठीक है। तो ये उसका बिजनेस है। अब मिस्टर डी पूरा दिन काम करते हैं, अलग अलग टेक्निक से सब चीज़ बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जो भी पिलाते हैं। तो फिर वो पूरा टाइम बिजनेस में देते रहते हैं। तो उसकी मिसेज, मिस्टर डी की कोई मिसेज होगी, अब वो बोलती है कि आप मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाते, कुछ नहीं दिलाते, आप टाइम देती नहीं हो हमें। तो मिस्टर डी ने बोला कि चल यार, आज संडे भी है तो कुछ कर ही लेता हूँ इनके लिए। तो मिस्टर डी ने क्या किया कि उनके पास तो वैसे भी कुछ पैसे है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो भी पैसे थे वो अपने बिजनेस में लगा दिए, और उसके अलावा उनकी कोई अर्निंग है भी नहीं जहाँ पे वो पैसे कमाते हो। तो मिस्टर डी ने बिजनेस से जो बिजनेस प्रॉफिट कमाया, जो भी पैसा कमाया बिजनेस ने, अब ऑफ कोर्स आप रन करोगे बिजनेस तो कुछ तो पैसा आप कमाओगे ही, उसमें से उन्होंने बिजनेस से पैसे निकाल दिए। मतलब बिजनेस के, अब बिजनेस में वो ड्रॉअर होगा जहाँ पे आप पैसे रखते हो, वहां से उन्होंने 2-3 हज़ार पैसे रुपए निकाल दिए, ठीक है। तो वो जो 2-3 हज़ार रुपए निकाले ना उन्होंने, ये 2 से 3 के जो निकाले, उसे ही हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स बेसिकली इज द विड्रॉवल ऑफ मनी और एसेट। मतलब कि कुछ भी, अगर आपके दुकान में सामान पड़ा है और आपने बोला कि चलो ये यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, फर्नीचर है, चेयर है, ठीक है, आपने बोला कि चेयर यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, वैसे भी सब पे बैठते हैं, तो अपने ये चेयर घर ले गए, तो वो भी ड्राइंग्स है, क्योंकि वो आप बिजनेस की है। तो कुछ भी चीज़ जो बिजनेस की है, जो बिजनेस के नाम पे है या फिर बिजनेस की है, और उसे आप लेके अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? कैपिटल क्या था कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, और ड्राइंग्स क्या है कि आप बिजनेस से ले रहे हो पर्सनल यूज के लिए। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। अब सेल। सेल मुझे पता है कि आपको पता ही होगा कि सेल क्या है, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि आपका ये बिजनेस है, आपका ये बिजनेस है, ठीक है। आप कुछ गुड्स परचेज करते होंगे, मतलब आप सामान खरीदते होंगे जो कि आपका एसेट भी है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टॉक खरीदते होंगे गुड्स। अब आप ये सोच के तो खरीदते नहीं होंगे कि मैं मेरे पास ही रखूंगा, आप बेचोगे भी सही, ठीक है, आप कस्टमर्स को बेचोगे। तो ये जो आप कस्टमर्स को बेच रहे हो ना, उसे ही हम सेल्स कहते हैं। सिंपल।
और ऐसा ही नहीं है कि सेल सिर्फ गुड्स के केस में होती है, सेल गुड्स और सर्विसेज के केस में भी हो सकती है। सर्विस भी आप सेल करते हो, प्रोवाइड करते हो, लेकिन उसे भी हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा है रेवेन्यू या फिर इनकम। रेवेन्यू और इनकम दोनों सेम ही वर्ड्स है और इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या है कि आपने जैसे सेल किया, यहाँ पे आपने सेल किया, आपने सेल किया तो आप कुछ पैसे भी मिलेंगे आपको रिटर्न में। ट्रांजेक्शन आपने कैश ट्रांजेक्शन की होगी या फिर अगर आपने क्रेडिट भी की होगी तो कभी ना कभी तो आपको पैसे मिलेंगे ही। तो जो पैसे मिल रहे हैं आपको अलग अलग सेल से या फिर आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए तो उसका इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू बेसिकली वो आपकी अर्निंग है, वो आपकी इनकम है जो आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आपने कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको वहाँ का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सब जो मनी आप रिसीव कर रहे हो ना बेसिकली उसे हम रेवेन्यू या फिर इनकम कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंस। अब ये रेवेन्यू का ऑपोजिट है। एक्सपेंस बेसिकली वो खर्चे है, आई थिंक ऐसे लिखता है खर्चे को। तो एक्सपेंसेस खर्चे हैं जो कि आप करते हो ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करोगे तो आप वो अच्छा डिस्प्ले कैसे लगा पाओगे और कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करोगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो आपको एक एक्सपेंस है, और वो आप क्यों इनकर कर रहे हो, क्यों आप वो बेयर कर रहे हो? क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। आपके लोग अट्रैक्ट होंगे आपके डिस्प्ले देख के, तो आपके लोग वो खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो जैसे कि वो डिस्प्ले में फ़ोन खड़े रहते हैं और रखे हुए होते हैं और फिर उस पर लाइट गिरती है तो वो जैसे चमकते हुए लगते हैं और फिर जैसे अट्रैक्ट आई कैचिंग लगता है। तो लोग आएंगे, वो देखेंगे और फिर उसे सामान परचेज भी करेंगे, समझे आप। तो इसलिए एक्सपेंस वो खर्चे हैं जो कि आप इनकर करते हो फॉर द बिजनेस। आप बिजनेस के लिए ही खर्चे कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप पर्सनल एक्सपेंस के लिए खर्चे कर रहे हो। वो एक्सपेंस वो है जो कि आप बिजनेस के लिए खर्चे कर रहे हो और उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ एक्स इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स मैंने दिए भी सही। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या फिर आपको वेजेस दिए, आपको आपके वहाँ पे कोई काम कर रहा है तो आप उसे वेजेस दे रहे हो ताकि वो काम करे, आपको कस्टमर्स लाए और आप उसे पैसे दे रहे हो, समझे। तो वो आपका एक एक्सपेंस है। अब है अकाउंटिंग पीरियड। अब इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बिजनेस है आपका, ठीक है। मान लो ये आपका बिजनेस है। अब ये बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बिजनेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता 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 चलता, ये बिजनेस चलता ही जाएगा, ठीक है। इसकी कोई एंड डेट है नहीं। अब आपको जानना है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, आपका लॉस कितना हुआ है, ये आप कैसे जान पाओगे? तो इसलिए हम ये जो पूरी लाइफ है ना, ये इसे हम लाइफ कहते हैं बिजनेस की। कि ये जो ड्यूरेशन है ना, इसे पूरा हम लाइफ कहते हैं, बिजनेस की लाइफ। तो आपको ये कैसे पता चल पाएगा कि आपकी आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस कमाया है? आप क्या कहीं पे भी स्टॉप करके जान पाओगे कि आपका बिजनेस या प्रॉफिट कितना है? ऐसा नहीं होता। हम प्रॉफिट हम प्रॉफिट या फिर एक्सपेंस या फिर जो आपको जो भी जानना है, एक फाइनेंशियल पोजीशन कि आपके बिजनेस कहाँ पे है, आपके बिजनेस लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है, ये जानने के लिए हम पूरे लाइफ को छोटे 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 अकाउंटिंग पीरियड्स में कट करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये जो मतलब छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पीरियड्स है ना, उसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। जैसे मैं शॉर्ट में एपी लिख रहा हूँ, आप एपी मत लिखना, पूरा ही लिखना। आप अकाउंटिंग पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग पीरियड एनुअली हो सकता है या फिर सेमी एनुअली हो सकता है 6 महीने का, क्वार्टरली हो सकता है 3 महीने का, या फिर मंथली हो सकता है हर महीने का पीरियड है आपको। हर महीने आप कैलकुलेट कर रहे हो कि आपका लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, जैसे जैसा बिजनेस प्रेफर करता हो, जैसा लॉ हो, और वो सब है, ठीक है। आप अकाउंटिंग पीरियड समझ गए। अकाउंटिंग पीरियड वो स्मॉल पीरियड है लाइफ, बिजनेस लाइफ का, जिसमें आप जानते हो कि आपके पोजीशन क्या है, आपका लॉस कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपने सेल कितनी की, ये सब अलग अलग चीज़ आप जानते हो और वही पर्टिकुलर पीरियड का आप जानते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया ना, तो ट्रस्ट मी, मानो या ना मानो, आप 50% लोग जो भी स्टार्ट कर रहे होंगे उनसे तो आप आगे निकल ही गए हो, अगर आपको यहाँ तक सब चीज़ क्लियर कट समझ आई। और अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में वो टर्म लिखो या फिर वो कॉन्सेप्ट लिखो। मैं पर्सनली उस पर एक और शॉर्ट बनाऊंगा,
आपको सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। बट अब अगला टर्म है प्रॉफिट। अब आपको पता है, आप छोटे क्लास से पढ़ते आए होंगे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। आप ये फॉर्मूला पढ़ते होंगे क्या, थर्ड या फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में आप ये फॉर्मूला पढ़ते होंगे। ये सेम फॉर्मूला है, इसे बस आप चेंज करो कि रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। आपका पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जो भी रेवेन्यू है, जो भी इनकम है आपकी, उसमें से आप अगर अपने खर्चे माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रॉफिट कितना है। आपको रेवेन्यू पता है क्या है, आपको एक्सपेंस पता है क्या है, आपको वो भी पता है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है, तो ठीक है। तो अगला टर्म है गेन। अब मान सकते हो कि गेन भी एक टाइप ऑफ प्रॉफिट ही है। और गेन ऐसी चीज़ है ना कि वो डे टू डे लाइफ जो बिजनेस में आप जो डे टू डे एक्टिविटी करते हो उसमें उससे रिलेटेड नहीं है। अब गेन्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे आप कोर्ट केस विन कर रहे हो, ये आपके डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि आप कुछ फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो। फिक्स्ड एसेट क्या है, नॉन करंट एसेट, जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, याद है ना, याद है। तो उसे आप अगर बेच रहे हो, आप ऐसा तो नहीं है एवरी डे आप फिक्स एसेट को बेच रहे होंगे, नहीं ना। तो ये कुछ अलग चीज़ है जो कि आप बिजनेस से थोड़ा हट के है। मतलब बिजनेस का ही पार्ट है, लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है। और उससे अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम गेन्स कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रॉफिट को कमाने के लिए आप मेहनत करते हो, आप कस्टमर ढूंढते हो, आप उसे एडवर्टाइज करते हो, आप मेहनत करते हो ना, तो उससे आपको फिर प्रॉफिट होता है। वेराज गेन आप बैठे बैठे ही कमा पाते हो, उसे हम गेन कहते हैं। ये एक थोड़ा सा मतलब अपन दोनों के बीच में रहना चाहिए, वो वाला डेफिनेशन है। अब दूसरा है लॉस। लॉस फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हम थर्ड या फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते आए हैं कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। इसे हम चेंज करके लिखेंगे एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू या फिर इनकम इज इक्वल टू लॉस। जब आपके एक्सपेंस एक्सेस में हो एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, तब आपके लॉस होते हैं। अगर आपने जो खर्चे हैं वो आपने ज़्यादा किए हैं और आपकी जो इनकम है वो कम है, तो ऑफकोर्स आपको बिजनेस में लॉस बताएगा। क्लियर है, सिंपल। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है गुड्स। गुड्स, अब गुड्स बेसिकली आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर मैं फिर से बताता हूँ। गुड्स वो रिसोर्स है, वो एसेट है। गुड्स वो रिसोर्स या फिर एसेट है जो कि आप खरीद रहे हो विद अ मोटिव टू सेल इट, विद अ मोटिव टू सेल इट। समझे आप एक सामान, जैसे कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो आपने मोबाइल फ़ोन खरीदे। अब मोबाइल फ़ोन क्या इंटेंशन से खरीद रहे हो, ताकि आप मोबाइल फ़ोन को फिर से बेच सको। आप समझे। तो गुड्स एक करंट एसेट है, ठीक है, हमेशा याद रखना, क्योंकि आप गुड्स विद इन अ ईयर ही फिर से आप बेचने का सोचते हो। विद इन अ ईयर क्या आप अभी सोचते हो कि जैसे ही आया वैसे ही बिक जाए मेरा गुड्स, आप ठीक है। तो गुड्स जो है वो सामान है जो कि आप ये मोटिव से खरीदते हो कि आप उसे फिर से रीसेल कर सको। समझे, क्लियर है। गुड्स रिसोर्सेज है जो आप खरीदते हो, और आप ये मोटिव से खरीदते हो कि मैं इसे बेचूंगा। ये मोटिव से नहीं खरीदते कि इसे मैं यूज़ करूंगा या फिर इसे मैं रखूंगा अपने पास ही। समझे। इसका एग्जांपल है जैसे कि आप, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाला दिया, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है आपकी, तो आप जो फ़ोन खरीदते हो वो आपके लिए गुड्स होगा। अगर आपकी स्पोर्ट्स की शॉप है तो आप बैट या जो खरीदते हो, इक्विपमेंट्स खरीदते हो, वो आपके लिए गुड्स होगा। ठीक है। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस, आप जो फर्नीचर खरीदते हो, जैसे कि आप टेबल चेयर खरीदते हो, वो आपके लिए गुड्स होगा, वो आपके लिए एसेट नहीं होगा। समझे। अब मुझे आपको डिफरेंस बताना है गुड्स और एसेट्स में, ठीक है। तो एसेट जो है ना, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की बात कर रहा हूँ मैं। फिक्स एसेट वो सामान है जो कि आप खरीदते हो बेचने के लिए नहीं, ये आप हमेशा याद रखना। हाँ, वो है कि आप फिक्स एसेट को बेच भी सकते हो, लेकिन वो आप मेन मोटिव नहीं है कि आप वो एवरी डे टू डे एक्टिविटीज में आप वो बेचोगे। और गुड्स वो एसेट है, वो करंट एसेट है जो कि आप खरीदते हो विद अ मोटिव टू रीसेल इट ऑन द स्पॉट, हो तो ऑन द स्पॉट। समझे आप। ये डिफरेंस है फिक्स एसेट में और गुड्स में। क्लियर है, ओके। और मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको कुछ भी डाउट हो तो बिना हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछो,
कुछ भी बेसिक सा बेसिक डाउट भी मैं क्लियर करूँगा। तो अब नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर जर्नल, जो कि आपका सब चैप्टर नंबर 1 भी है। तो इसे मैं डायग्राम्स के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। मान लो ये एक बिजनेस है, ठीक है, और ये उसका बिजनेसमैन है। इसका नाम होस्ट रख लेते हैं अपन, और इसे हम CBH कह लेते हैं बिजनेस को, ठीक है। अब होस्ट जो है, होस्ट बिजनेसमैन है, ठीक है, और CBH जो है वो बिजनेस है। तो अब ये आप हो, आपको मैं अलग कलर से बनाता हूँ, ठीक है। ये आप हो अकाउंटेंट, ये आप अकाउंटेंट हो, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि आपको जो अकाउंटिंग है ना, जो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है या फिर बुक कीपिंग करनी है, तो आपको वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। आपको बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करने। आपको ये कुछ लेना देना होना ही नहीं चाहिए कि बिजनेसमैन कितना खर्चा कर रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, कितना इनकम है, कहाँ जा रहा है, ये आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना। आपको लेना देना है ही नहीं। आप मतलब अकाउंटेंट, ठीक है। अकाउंटेंट को उस चीज़ से रिलेटेड, उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस कितना खर्चा कर रहा है, बिजनेस कितना इनकम कमा रही है, बिजनेस क्या खरीद रही है, क्या बेच रही है, किससे बात कर रही है, तो अब वो नहीं आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। वो भी मैंने आपको पहले बताया। तो आपको वो सारी चीज़ रिकॉर्ड करनी है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, ना कि बिजनेसमैन से। इसी हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि all the recordings are to be made in the book of accounts from the point of view of business and not the businessman। समझे? सारे सारे रिकॉर्डिंग जो आप आगे बनाओगे, आगे आप पूरा साल जो भी आप रिकॉर्ड करोगे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बिजनेसमैन को आप लेना देना है ही नहीं। यूँ समझो कि आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, आप वो बिजनेसमैन के अकाउंटेंट नहीं हो। आपको इससे फ़र्क पड़ना चाहिए कि रिलायंस क्या कर रही है। इससे आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मिस्टर अंबानी क्या कर रहे हैं। समझे आप? क्लियर? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहती है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। आप इन दोनों को सेम मत मानो। ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग एंटिटी है। क्लियर? अब अगला टर्म है डेटर्स। डेटर्स में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, और अगर ये कन्फ्यूजन आपकी आज क्लियर नहीं हुई ना, तो आप हमेशा आगे कन्फ्यूज होते ही जाओगे कि डेटर का क्या मतलब। क्योंकि डेटर जो शब्द है ना, वो आपको लास्ट लास्ट चैप्टर तक काम आएगा, लास्ट चैप्टर में भी है। समझे आप? तो डेटर आप यहीं पे क्लियर करो, और कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। वही एग्जाम्पल वो भैया और आप ना, आपका और वो ग्रोसरी वाले भैया का, ठीक है। तो अभी के लिए आप ग्रोसरी वाले भैया हो, ठीक है। ये वो ग्रोसरी वाले भैया है, GB शॉर्ट फॉर्म, और ये मैं हूँ खुश। तो मैं आपके पास आता हूँ सामान खरीदने के लिए। आप मेरे बिल्डिंग के बस नीचे ही दुकान लगा के बैठे हो, बिजनेस है आपका मतलब। तो मैं आपसे बाय करता हूँ और आप मुझे बेच भी देते हो। अब हमारी अच्छी बातचीत भी है, हम अच्छे रिलेशन में भी है, तो अपन बात करते हैं, और आपने मुझे बेच दिया। और फिर आपने बोला कि मेरे पास तो है नहीं अभी पैसे, मैं आपको बाद में दे दूंगा। आपने बोला कि चलो अब मुझे पढ़ा भी रहे हैं, अच्छे भी इंसान हैं, तो दे ही देता हूँ मैं, ऐसे आपने सोचा, आपने मुझे दे दिया। तो इस केस में आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो। आप जो है हमेशा आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, आप बिजनेस हो, तो आपके पैसे अभी भी मुझे देने हैं, है कि नहीं? तो आप बिजनेस हो, ठीक है, आप बिजनेस हो और मैं होस्ट हूँ। तो मुझे आपको पैसे देने हैं, मतलब कि बिजनेस आपको मुझसे पैसे लेने हैं। आपको मुझसे पैसे लेने हैं, तो मैं आपका डेटर हूँ। समझा? डेटर वो व्यक्ति है जिसे आपको पैसे लौटाने हैं। समझे? जिसे आपको पैसे लौटाने हैं, मतलब आपने उसे कुछ दिया है एडवांस में। आपने मुझे ब्रेड एडवांस में दी, और उसके बदले मुझे आपको कुछ देना होगा, तभी ट्रांजेक्शन होगी। अब अभी बस मैंने लेन किया है, देन तो मैंने किया ही नहीं। तो आप समझे? बिजनेस, मैंने आपके पैसे नहीं लौटाए अभी तक, अभी तक। तो अभी मैं आपका डेटर हुआ, सिंपल।
सिंपल। आप मुझे डेटर कहोगे, आप मुझे डेटर क्यों कहोगे? क्योंकि मैं आपको ओन करता हूँ, ओ करता हूँ, मैं आपको एक अमाउंट ओ करता हूँ क्योंकि मैंने आपसे गुड्स या सर्विस बाय की है। देखो मेरे नोट बहुत क्रिस्प है, आप वो भी पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है? मैं आपको कुछ ओ करता हूँ, इसलिए मैं आपका डेटर हूँ। अब इसका ही एक ऑपोजिट टर्म है क्रेडिटर। मैं इस पर इतना क्यों फोकस कर रहा था, मैं आपको अभी आप समझ पाओगे। अब क्रेडिटर क्या है कि वही सेम एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो ये वही सेम एग्जांपल है। अब इसमें आप अब खुश हो, ठीक है? तो आप खुश हो, आपने भैया से ब्रेड खरीदा, ठीक है? तो अब आपने भैया से ब्रेड खरीदा और आपने अभी पैसे नहीं दिए, आपको पैसे भी देने हैं। ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, याद रखना कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्या ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और इसमें आपने भैया को पैसे देने हैं, देने हैं, तो भैया आपका क्रेडिटर है, समझे? अब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, मतलब कि ग्रोसरी वाले भैया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे आप। अब आप हुस हो, ठीक है? तो हुस के लिए आपने कुछ सामान लिया, आप हुस हो तो आपने सामान लिया भैया से। अब आपको भैया को पैसे देने हैं, तो आप भैया ने आपको उधारी में कुछ दिया, एडवांस में कुछ दिया, इसलिए भैया आपके क्रेडिटर है। क्लियर? क्रेडिट का मैंने मतलब क्या बताया था कि उधार, क्रेडिट का मतलब ही उधार है। भैया ने आपको उधार पे कुछ दिया, इसलिए भैया आपके क्रेडिटर। ये ट्रिक आप समझ सकते हो इससे इससे तो इससे ये समझ पड़ता है कि हर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर और डेटर होता ही है। और इसे डेप्टर नहीं कहते, डेटर कहते हैं, वो बी साइलेंट होता है इसमें, ओके? तो भैया के लिए हुस एक डेटर है और हुस के लिए भैया क्रेडिटर है। क्लियर? समझ गए? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक आप समझ सके हो ना, तो मैं आपको क्या कहूँ कि आप 70% लोग से आगे निकल गए हो। तो लास्ट कॉन्सेप्ट था क्रेडिटर। अब पूरे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक टर्म्स आज के लेक्चर में क्लियर हो गए। अगर आप यहाँ पहुँचे हो, इस मोमेंट तक पहुँचे हो, तो मैं आपको सबसे पहले तो सल्यूट करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही सबसे बड़ी बात है, समझना तो बात की बात है। और अगर आपको यहाँ तक सब समझ आया है, तो मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूँ कि जो जर्नल चैप्टर है ना, वो आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम जर्नल करेंगे और वहीं से असली गेम स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ होंगे। और फिर से बता रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बिना हेजिटेशन पूछ सकते हो कमेंट्स में। और पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।